यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स के हर्निया दिखाई है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे और भी कुछ हर्निया के टाइप्स रहते हैं, जहाँ पे स्पिगेलियन हर्निया आप कहते हैं, लंबर हर्निया कहते हैं, इंसिजनल हर्निया कहते हैं। एग्जैक्टली इतनी सारी टाइप्स है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हर्निया एंड what are the symptoms? Let us try to see that. The main symptoms of hernia are, जो मेन लक्षण है हर्निया के, कैसे समझना कि हमें हर्निया हो गया है। जहां पे हर्निया है उस जगह में स्वेलिंग आ जाती है, फूगा आ जाता है, बलून। मेल अगर चाइल्ड है, अगर मेल पर्सन है, तो वो लोअर एंड ऑफ द एब्डोमेन की तरफ फूगा दिखेगा, नहीं तो ये फूगा स्क्रोटम में भी दिख सकता है। कभी कभी ये फूगा बहुत डायरेक्टली दिखता है, कभी कभी खांसी करने के बाद ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर पेशेंट ने कहा, अगर आपने ये महसूस किया कि खांसी आ गई, छींक आ गई, टॉयलेट में यूरिन के लिए नहीं तो मोशन के लिए आपने जोर किया, स्ट्रेस दिया, तो फूगा बढ़ जाता है। जैसे ही पेट की अंदर की प्रेशर बढ़ती है, फूगा बढ़ जाता है। अगर आप लेटे रहो तो इनिशियल स्टेज में वो फूगा अपने आप पीछे भी जाता है, तो इसे कहते हैं रिड्यूसिबल हर्निया। अगर ये फूगा अपने आप पीछे नहीं जा रहा है तो इसको नॉन रिड्यूसिबल बोलते हैं, और ये कंडीशन है जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ बहुत ही फास्ट जा सकती है। बहुत सारे हर्निया है जहां पे पेन तथा वेदना आपको महसूस नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल हर्निया है। पेन महसूस हो गया, पेनफुल हर्निया है, तो वो बहुत डेंजरस हर्निया है, ये ध्यान में रखिए। अगर पेन नहीं है तो बहुत सारे लोगों को एक खींचाव जैसा वहां पे मालूम होता है। पहला लक्षण है बलून जैसा बड़ा होना। दूसरा चीज है पेनफुल हर्निया, जो पीछे नहीं जा रहा है इजीली। तीसरी लक्षण है कि ड्रैगिंग सेंसेशन है, कुछ तो खींच रहा है हमें, ऐसा हमें महसूस होगा। चौथी चीज है जहां पे ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस होने जा रहा है, मीन्स वो बाहर तो आया, वापिस नहीं जा रहा। वो बाहर तो आया, पेनफुल हो गया। वो बाहर तो आया, वापिस नहीं जा रहा है और सीवियर पेन होने लगा, वॉमिटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है, गैस पास नहीं हो रही है। ये सब दिखाई देती है कि ये हर्निया अभी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अटक गया है, और वहां पे आगे की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई है। जरूरी नहीं है कि ये सब आपको पहले दिन महसूस हो गए। कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको समझता है कि छोटा फुगा था, बड़ा हो रहा है, ग्रेजुअली ओवर टाइम पीरियड वो बढ़ता जा रहा है। और कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि हमें हर्निया हुआ है, निग्लेक्ट हो गया, वो चीज इग्नोर हो गई, और उनको अचानक समझ में आया जब वो अटक गई। तो कोल्ड एंड हॉट दोनों प्रेजेंटेशन हर्निया में हो सकते हैं। सिंपल मोस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ हर्निया जो रहती है, वहां पे आपको हल्का सा फूगा दिखेगा। कुछ दिन के बाद वहां पे आपको हल्का सा खिंचाव, हल्का सा पेन महसूस होगा। उस वक्त ये इजीली एब्डोमेन में वापस भी जा सकता है, जिसे रिड्यूसिबल बोलते हैं। जैसे कि हम खड़े रहे, खांसी आ गई, बड़ा हो गया, जैसे ही हम लेटे, शांति से सांस ले, वैसे वो वापस गया। नेक्स्ट स्टेज है जहां पे वो वापस जाने को तैयार नहीं है, इसको नॉन रिड्यूसिबल बोलते हैं। उसकी नेक्स्ट स्टेज है जहां पे वो अटकना शुरू हो गया, उसको ट्विस्ट आ गई,
उसको एक तरीके से ब्लड सप्लाई में कमी आ गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और उसके आगे है स्ट्रैंगुलेशन, मतलब कि उसको अभी गैंग्रीन हो रहा है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, और वो चीजें अभी पहले ब्लू, फिर ब्लैक, और फिर डेड हो गई है। ये सब स्टेजेस ऑफ हर्निया है। ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज में हम ट्रीटमेंट दे तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशंस से हम खुद को बचा सकते हैं। हर्निया क्यों होता है, किसे होता है, और किसे नहीं होना चाहिए? वैसे हर्निया नहीं होना इसलिए इम्यूनिटी किसी को भी नहीं। अम्बिलिकस, नाभि, ये जो हमारे सबके बॉडी में एक डिफेक्ट बाय बर्थ होती है, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्लोज होना और बिल्कुल हल्का मिलीमीटर का डिफेक्ट रहना, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन कभी कभी ये होता नहीं है और वो खुला रहता है। तो ये जो वीकनेस है, डिफेक्ट है, जो बाय बर्थ है, ये एक वजह होती है हर्निया की। दूसरी जो ज्यादा कॉमन है, वो चीज ऐसी है कि जैसे ही एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, इंटेस्टाइन को पुश करने की अंदर की प्रेशर बढ़ गई, तो फिर ये हर्निया छोटी छोटी डिफेक्ट को भी बड़ा बना के बाहर आती है। जैसे कि खांसी, अस्थमैटिक पेशेंट, हेवी वेट लिफ्टिंग, बहुत बड़ा वजनदार काम हमने किया, एब्डोमिनल मसल्स जहां पे वीक है वो और वीक हो गए, और इंटेस्टाइनल कंटेंट एब्डोमिनल प्रेशर से बाहर आ गया। स्ट्रेनिंग जो हमने देखा, हम नीचे बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, टॉयलेट में बैठ के हम स्ट्रेन कर रहे हैं, ये सब टाइम वहां पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। पेशाब को तकलीफ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टर्म से हम बद्धकोष्ठता है, मोशन अच्छा नहीं हो रहा है, यूरिन होने के लिए हमको देर तक प्रेशर देना पड़ता है, ये सब चीजों की वजह से हर्निया बढ़ जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स, जैसे ही पेट बढ़ गया वैसे वो मसल्स पूरे खिंचाव हो जाती है और हर्निया आने का चांस बढ़ जाता है। रिपीटेड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जब होती है तब अगर किसी को बहुत प्रोजेक्टाइल फोर्सफुल वॉमिटिंग है तो भी हर्निया बाहर आ सकता है। मसल वीकनेस, मसल डिफेक्ट, जो छोटा प्रेशर भी सहन नहीं कर पाएगी, एनी काइंड ऑफ कंजेनाइटल थिंग मींस बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं, वो मे बी इंसिजन, डैमेज, ट्रॉमा, जो हमने देखा शायद ऑपरेशन से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, कुछ ट्रॉमा होने की वजह से हो सकता है। मसल्स जब वीक हो जाते हैं तब ये चीज आगे आ जाती है। कंडीशन से जहां पे पेट में पानी होता है, असाइटिक फ्लूइड हम कहते हैं, जैसे ही पेट के पानी का प्रेशर बढ़ता है, सब जगह से जहां जहां होल है एब्डोमिनल वॉल में, वो सब प्रोमिनेंटली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू ओबेसिटी। जैसे ही हमारा पेट बढ़ जाता है वैसे वैसे वो मसल्स पूरे वीक हो जाते हैं, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो मसल्स को तोड़ के बाहर आने वाला है। इस तरीके से अनेक रीजंस होते हैं जहां पे हर्निया बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। कौन सी एज में हर्निया होता है? बाय बर्थ भी बच्चों को हो सकता है, एक दिन के बच्चे को भी, और 100 इयर्स के ओल्ड मैन एंड वुमन बोथ कैन हैव इट। मेल्स में ऑलमोस्ट 10-12 टाइम हर्निया होने का चांस ज्यादा है फीमेल्स से, लेकिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से हर्निया होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे हम अलग अलग कॉजेस देख रहे हैं कि कौन कौन से वजह से हर्निया आता है, और वो ऑल एज ग्रुप्स को, मेल फीमेल बोथ,
सबके लिए वो एप्लीकेबल है। ऑपरेशंस, ये हर्निया की ट्रीटमेंट है। देखते हैं अभी कि ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है, ऑपरेशन से क्यों, अगर इसके लिए कुछ मेडिसिन है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। मैकेनिकल डिफेक्ट को सिलाई करके ही बंद करना पड़ता है। तो ये सिलाई दो टाइप की होती है। जहां से वो हर्निया बाहर आया, समझो, वो चीजों को अंदर भेज दो और ये डिफेक्ट को क्लोज करो टाके लेकर। इसे कहते हैं एनाटॉमिकल रिपेयर। दूसरे टाइप का रिपेयर होता है जहां पे आजू बाजू के मसल्स बहुत वीक है, एब्डोमिनल प्रेशर भी ज्यादा है। उस कंडीशन में सिर्फ सिलाई करके वो लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप जो वीक मसल्स है उनको फोर्सफुली एक दूसरे की तरफ लाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ और यहाँ उनका बड़ा वीकनेस आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपका एक हर्निया तो बंद हो चुका लेकिन दो तैयार हो गए। तो इस कंडीशन में ये मसल्स एक दूसरे की तरफ पुल करना गलत है, उसके बजाय बीच में जाली बिठाया जाता है। तो रिपेयर करने के लिए दो टाइप्स के रिपेयर है। एनाटॉमिकल, जिसको सिलाया जाता है। अगर आपका हर्निया 3 सेंटीमीटर से कम उसका डायमीटर है तो एनाटॉमिकल रिपेयर पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ये चाहिए कि बाजू वाला सब मसल और शीत स्ट्रांग हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है और बाजू की चीजें भी वीक है तो एनाटॉमिकल रिपेयर से और वीकनेसेस पैदा हो जाते हैं। जो हर्निया 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो उसके लिए एनाटॉमिकल रिपेयर इज नॉट रिकमेंडेड साइंटिफिकली। वहां पे हम मेश बिठाते हैं, जाली बिठाते हैं ताकि वो रिपेयर स्ट्रांग हो जाए। लेट अस सी ये क्या चीज होती है। जाली बिठाना जो है, अगेन लुक एट दिस, ये आपका डिफेक्ट है, ये होल है, ये होल से कुछ बाहर आ रहा है, तो ये होल के हम ऊपर जाली बिठा सकते हैं, नहीं तो इसमें बीच में बिठा सकते हैं, नहीं तो अंदर बिठा सकते हैं। इसको ऑनले, इनले और सबले, ऐसे 3 टर्मिनोलॉजी है। तो ऊपर बिठाए, नहीं तो उसी प्लेटफॉर्म पे बैठे, नहीं तो उसके अंदर बिठाए। तीनों में से कोई भी हम रिपेयर चूज किए तो भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ वो डिफेक्ट क्लोज नहीं करें, लेकिन उसके बाजू में सरकमफेरेंशियल कम से कम 4 या 5 सेंटीमीटर तक वो मेश बिठाए। मेश एक चीज है जो नायलॉन जैसे धागों से बनाई जाती है। मेश खुद प्रोटेक्शन कुछ दिन के लिए ऑफर करता है, लेकिन मेश के अंदर जब अपनी बॉडी की टिश्यू बढ़ जाती है, उसका एक कड़क प्लेट फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो मेश की वजह से मिलने वाला प्रोटेक्शन मैकेनिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। मेश हमारी बॉडी में रहता है और उसके पूरे मेश के आजू बाजू अपनी बॉडी पूरा एक फाइब्रस प्लेट बनाती है। ये जो मेश है और उसके ऊपर जो फाइब्रस प्लेट बन गई है बॉडी की, ये अगले 2 या 3 साल के में श्रिंक हो जाता है ऑलमोस्ट 25 to 30%। इसलिए कभी भी फिट टू फिट
ऐसी मेश नहीं बिठाना चाहिए। Mesh has to be big. This mesh should cover it with an adequate margin. तभी ये आपका रिपेयर नियर परमानेंट हो गया, तभी ये आपका रिपेयर स्ट्रॉन्ग हो गया। सर्जरी इज द ओनली आंसर। क्यों? यहाँ पे आप एक वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा जो हम अभी बात कर रहे थे। ये है अपने एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट, ये आ रही है अंदर से बाहर आंतड़ी, जो कि कुछ दिन के बाद वापस जाने को इनकार करती है। ये ऐसा नहीं हो इसलिए हम उसे ऑपरेशन करके अंदर धकेल देते हैं और ये जो डिफेक्ट है उसे बंद कर देते हैं। ये डिफेक्ट चाहे नेचुरली बंद किए, नहीं तो मैश के साथ बंद किए, कुछ भी हो वो क्लोज होना चाहिए, एडिक्वेटली क्लोज होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से अप्रोचेस है ये ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन जैसे किया जा सकता है, यहाँ आप एक स्लाइड में देख रहे हो, जहां पे हमने 2 या 3 सेंटीमीटर्स काटा, अंदर गए, जाने के बाद वो आइडेंटिफाई किया फुगा, वो जहां से आ रहा है वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया, सब कुछ अंदर भेज दिया और वहां पे जाली बिठा के बाहर आए। दूसरा तरीका है जिसे लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो ओपन जो मेश बिठाते हैं उसे ऑनले मेश बिठाना पड़ता है डिफेक्ट के ऊपर। ये नेक्स्ट आप एक एडवांस तरीका देख रहे हो जिसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, जहां हम अंदर से वो डिफेक्ट को देख रहे हैं। तो मैं अभी अंदर से देख रही हूँ ये डिफेक्ट कितना बड़ा है और अंदर से पैचअप कर रही हूँ। इसे बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर का मतलब है जैसे समझो आप पंक्चर अंदर से सील कर रहे और ओपन का मतलब है बाहर से सील कर रहे। ये एक 3D मेश नाम की बहुत ही एडवांस चीज है जो ऑलमोस्ट लास्ट 2 डिकेड से हम लोग यूज कर रहे हैं, जहां पे ऑनले एंड सबले ये दोनों मेश का एडवांटेज हम पेशेंट को दे सकते हैं और यहाँ पे एक बीच में कनेक्टर रहती है। सो दिस इज योर होल, वन मेश कम्स लाइक दिस, अदर मेश कम्स लाइक दिस, और उसके बीच में ये कनेक्टर है जो आपको स्ट्रॉन्ग रिपेयर, स्ट्रॉन्ग क्लोजर देगा। ये एक बहुत ही अहम चीज है जो उसका एक इंट्रोड्यूसर रहता है, उसकी मदद से हम अम्ब्रेला जैसा अंदर भेजते हैं और वो अपने आप फिर खुद को सेटल कर देता है। मेश के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कौन सी मेश यूज करना ये हम फिक्स कर सकते हैं। अभी एक बार हर्निया हमने ऑपरेट किया, पेशेंट एडमिट हो गए, सिंपल हर्निया था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। पेशेंट को ऑपरेशन के लिए 1 घंटा लगा। 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट घर गए, फिर अपने काम को वो शुरू हो गए। लिटरली इन कोल्ड टाइम्स हर्निया के ऑपरेशन के बाद 5वें दिन आप ऑफिस में जा सकते हो, बच्चे को स्कूल में भेज सकते हो। इंटरनल रिपेयर अपने आप होती रहती है, लेकिन ये जो ऑपरेशन के बाद के पहले 3 महीने रहते हैं, जबकि ये सिलाया भी है, नहीं तो मेश भी बिठाई है, तो भी एक बॉडी की जो इंटरनल प्लेट फॉर्म होनी चाहिए, ये फॉर्म होने के लिए ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स का
समय लगता है। अगर ये 4 to 6 वीक्स में, और अगर ऑपरेशन के बाद पहले 3 महीने के अंदर आपने वापस हेवी काम किया, हेवीली फोर्सफुल वजन उठाया, वापस अगर आप एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की जो वजह थी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर हर्निया वापस आने का चांस होता है। जैसे कि स्मोकिंग, अस्थमा, कफ, खांसी, बहुत बड़ा वजन होना, पेट बड़ा होना, किसी न किसी वजह से आपको अगर स्टीरॉइड की हेल्थ के लिए जरूरत है तो कुछ हमने ध्यान नहीं दिया और बड़ा वजन सडनली उठाए। ओल्ड एज में मेन कैन हैव प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम। जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है पुरुषों में, एक 60 के वह अपनी एज के आगे, उसकी वजह से भी उनको फोर्सफुल प्रेशर देना पड़ता है यूरिन मोशन के लिए। तो अगर वो चीज ट्रीट नहीं की गई तो फिर ये हर्निया आने का चांस बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स ये पेशेंट फैक्टर हो गए, कुछ फैक्टर है सर्जन फैक्टर भी। तो आपका सर्जन अच्छी तरह से ट्रेन होना चाहिए, जो भी आपको मेथड वो यूज कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए, एडिक्वेट जाली बिठाना चाहिए, अच्छी तरह से सूचर लेना चाहिए। तो ये हैं टेक्निक रिलेटेड फैक्टर्स, जिसकी वजह से अगर हमने बहुत केयरफुली हैंडल किया तो हर्निया वापस आने का चांस नियरली 0 हो जाता है। सो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है कि आप स्ट्रेन नहीं करना ज्यादा, कॉफिंग अवॉइड करो, मोशन यूरिन का स्ट्रेन अवॉइड करो, अगर अस्थमा है तो अच्छी तरह से मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल करो, और जो टेक्निक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें एक्सपर्ट सर्जन, अच्छी मटेरियल, एडिक्वेट साइज, अगर सूचर है तो एडिक्वेट टेंशन, अगर मेश है तो एडिक्वेट साइज, प्रॉपर टाइप, टेंशन फ्री रिपेयर। किसी भी हर्निया सिलाते समय खींचातानी नहीं चाहिए। अगर वैसे किया तो समझ लो ये हर्निया वापस अगले 4 दिन में भी आ सकता है। तो ये सब चीजें अगर हमने एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से फॉलो की, जैसे कि हम हमारी सेंटर में करते हैं, ये हर्निया वापस आने का चांस नियर 0 हो जाता है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक मेरी बहुत ही लाडली पेशेंट को शेयर कर रही हूँ। देख सकते हो आप, उनको डायबिटीज था, बीपी था, बहुत बड़ा पेट है और उनको बहुत बड़ा हर्निया भी था। जब हमने उनको ऑपरेशन किया तो दोनों ऑपरेशन एक साथ किए, ओबेसिटी का भी किया और उसके साथ साथ हर्निया का भी किया। जाली बिठाया बहुत, ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, तो आप इमेजिन कर सकते हो एक बहुत बड़ा जाली बिठाया। उसके बाद आज ये पेशेंट जो घूम फिर नहीं सकती थी, जिसको कंटिन्यूअसली पेन होते थे, वो पेशेंट आज बहुत कॉन्फिडेंटली, ओबेसिटी नहीं है, हर्निया नहीं है, पेन नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और बहुत खुशी से अपने सब कुछ काम कर सकती है। ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्यों किया? तो मैं आपको इसके पीछे जो मेरा माइंडसेट था वो शेयर करना चाहती हूँ। हर्निया एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन, ट्रीटेबल बीमारी है। अगर
जैसे हम बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर हम उसको टाइमली मैनर में ऑपरेट किए तो फिर आपको हर्निया कभी भी सीरियस कंडीशन में लेके खुद को लेके फिर धोखा नहीं देगा। यहाँ पे मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जिनको हर्निया था बहुत सालों से, और हम उनको बोल भी रहे थे कि आप करवा लो इसे, इसको रखना गलत है। वो बोले थे ठीक है, आज नहीं देखते, कल देखते हैं, आज कुछ मेरे काम है, कुछ बिजनेस है, कब कहाँ जाना है, और वो प्रायोरिटी कभी नहीं हुई। बहुत ही होनहार थे, ट्रैकिंग के लिए जाते थे, फिटनेस अच्छा था, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि तकलीफ हो जाएगी। लेकिन एक दिन मुझे मिडनाइट फोन आया, जबकि वो ट्रैकिंग के लिए हिमालय में गए थे। वहां बेस कैंप से उनको हमने उठाया, एयरलिफ्ट किया और यहाँ हमारी सेंटर में लाके ऑपरेट किया। ऐसा क्यों करना पड़ा? वजह थी, जो हर्निया इतने सालों से उनको तकलीफ नहीं दे रहा था, वो उस दिन रात अटक गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और गैंग्रीन होने का चांस पैदा हो गया। मिडनाइट उनको लाके उनको ऑपरेट किया गया। तो मुझे लगता है ऐसा किसी के बारे में भी नहीं होना चाहिए। आपको अगर बल्ज है, बलून दिख रहा है, फुगा दिख रहा है कहाँ भी बॉडी में, आपको अगर समझ रहा है कि ये आता है, कभी जाता भी नहीं है, कभी दुखता है, कभी दुखता भी नहीं, इससे एक्सपर्ट को दिखाओ, सर्जिकल एक्सपर्ट को दिखाओ, जहां पे इसका कंप्लीट स्किलफुल ट्रीटमेंट हो जाएगा, साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो जाएगा, और आप खुद को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। रिमेंबर, ये एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव डे केयर का ऑपरेशन है, जो आपको बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम से बचा सकता है। If there is any problem, you can write email to me on the given email ID. आप हमें लिख सकते हो, यहाँ पे ईमेल आईडी दी है। यहाँ पे हमने हमारी वेबसाइट भी शेयर की है, जहाँ पे आप जाके और भी कुछ चीजें समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।